में सरसों तेल भी आ गया है। जब पेट्रोल बोला कि मैं 100 पर खड़ा हूं, चलो दिलदार चलो 100 के पार चलो, तो डीजल कहा कि हम भी 100 के पार हो जाएंगे। कहते क्या है, अच्छा तो ये बताओ मोदी नहीं तो कौन, तुम्हारे फुफ्फा। कुछ बातें आपसे साझा करूं, उससे पहले मैं दिल की कुछ बात आपको कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये, इस बार पुणे आकर के कुछ विशेष अच्छा लग रहा है। पिछली बार आए थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने ही देश में वीजा लेकर के आए हैं, इतनी सुरक्षा थी। बाल गंधर्व भवन में आना हुआ था, खुले में मंच है, खुले में आप लोग हैं, हम भी खुले दिल से आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। इसमें बस बाधा एक है कि मुझे मराठी नहीं आती है, तो मैं आपसे हिंदी में बातचीत करने की इजाजत चाहता हूं, आपका आग्रह चाहता हूं। अभी मैंने कोशिश की थी, एक टीवी के पत्रकार को मैंने मराठी में वो सवाल पूछ रहे थे, मैं हिंदी में जवाब दे रहा था। मुझे मराठी बोलने नहीं आती है लेकिन समझ में आता है। और जिस तरीके से मैं महाराष्ट्र आता हूं, क्योंकि इस मिट्टी पर, इस भूमि पर आकर एक विशेष प्रकार का गौरव प्राप्त होता है। आपको यह सोच करके ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप पुणे की उस धरती पर खड़े हैं जो धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। आप उस धरती पर खड़े हैं जहां पर एक से एक वीर और विभूति ने जन्म लिया है। ये गोखले साहब की धरती है, ये तिलक साहब की धरती है। और इस देश में सामाजिक न्याय की कोई लड़ाई, सामाजिक न्याय का कोई इतिहास डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले के बिना पूरा नहीं होता है। यह वो जगह है जहां सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल शुरू किया था। ऐसी ऐतिहासिक नगरी, ऐसी ऐतिहासिक मिट्टी पर आकर के दिल खुश हो जाता है। और जब मुझे मोहन दादा ने बताया कि कांग्रेस भवन में कार्यक्रम है, उस भवन में कार्यक्रम है जिसका शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया है, ये बोलते हुए मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना पुलकित हूं, मैं कितना खुश हूं। और अगर मैं अपने साल भर के पूरे कार्यक्रम को देखूं, जितना बार बिहार जाता हूं लगभग उतना ही बार महाराष्ट्र भी आ ही जाता हूं। आप सब इतना स्नेह और प्रेम देते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत के लिए आए हैं, लोकशाही बचाओ सभा। लोकशाही ऐसा क्या हो गया है भाई कि उसको बचाने का जरूरत पड़ रहा है? यह सवाल अक्सर हमसे हमारे कई भाजपाई मित्र पूछते हैं। भाजपाई लोगों से भी मेरी दोस्ती है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हर बीमार का इलाज करना जरूरी है। बीमारी से दूर रहना है, बीमार से दूर नहीं रहना है। एक पत्रकार ने आज हमको पूछा कि मोदी जी के सामने क्या विकल्प है। हमने कहा कोरोना का टीका ढूंढा गया है, बीमारी का इलाज ढूंढा जाता है, विकल्प नहीं ढूंढा जाता है। यह बात अगर मैं इतने दावे से कह रहा हूं, कुछ तो प्रमाण होगा ना। अगर मैं कहूं कि मैं पीएचडी हूं और आप में से कोई सुधीजन अगर डिग्री मांग ले तो डिग्री दिखाना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री तो है नहीं कि बिना डिग्री दिखाए काम चल जाएगा। तो जब मैं ये कहता हूं, या हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो दूसरे दलों के भी हैं, और एक मैं भूल सुधार कर देता हूं भाई, मेरी जरूरत कांग्रेस को नहीं है। मैं समझता हूं मेरी जरूरत कांग्रेस है। और
सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ मेरी जरूरत होती तो जब मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा था तो मेरा बचपन का एक दोस्त है, एकदम लंगटिया दोस्त, मतलब चड्डी बड्डी, वो फोन करके बोला क्या डील हुआ है। हम बोले वो जो मंगलयान जा रहा है ना, कुछ दिन पे मंगल पे अपार्टमेंट बनेगा तो राहुल गांधी हमको वहां डुप्लेक्स फ्लैट देंगे। इस नजरिए से मुझे या कांग्रेस पार्टी को देखना बंद कर दीजिए, ये मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे। मैं हो सकता है कि शकल से आपको बेवकूफ लगता हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। तो आप मेरी सूरत पे मत जाइए, मेरी समझदारी पे भरोसा कीजिए। मैंने इस देश का इतिहास बड़ी शिद्दत से पढ़ा है। मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हुआ हूं, मेरा मार्कशीट देख सकते हैं आप। और जब इस देश का इतिहास हमने बड़ी शिद्दत से पढ़ा है तो हम ये जानते हैं कि हमको, इस देश को, आपको, हर उस इंसान को जो बराबरी और न्याय में भरोसा रखता है, उसको कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूं, यह सवाल एक पार्टी का नहीं है, एक चरित्र का है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप में पूरी भारतीयता को समेट करके चलता है किसी में हिम्मत, कर सकता है कोई कि एक ही मंत्रिमंडल में, नेहरू जी की मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बचपन से एक शिक्षा दी जाती है, उत्तम मार्ग मध्यम मार्ग होता है। मध्यम मार्ग कहने का क्या तात्पर्य है? अति अच्छी नहीं होती है, ज्यादा चीनी खा लीजिएगा डायबिटीज हो जाएगा। कुछ भी अच्छा अति नहीं होता है। इसीलिए तो वो कहावत है ना, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अतिवाद अच्छा नहीं होता है और इस देश का स्वभाव ऐसा है कि हमको अतिवाद पसंद नहीं है। तो जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस का चरित्र इस देश का चरित्र है, तो इसका यह तात्पर्य है कि हम एक बगीचे में हजारों तरीके का फूल खिलाना चाहते हैं। इसीलिए हमारा रंग एक रंग नहीं है, बहुरंग है, जो तमाम संस्कृतियों को अपने आप में समेटे हुए है। और मेरा यह दावा इसलिए है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। एक मित्र ने कहा, प्रशंसा में, मोहब्बत में अक्सर जुबान फिसल जाती है। कभी कभी आशिक कहता है कि झील सी आंखें हैं, आंख ही है भाई, झील नहीं है। तो ऐसा होता है, प्रशंसा में हम अतिशयोक्ति कर जाते हैं, ये दिल मांगे मोर टाइप से। सच ये है कि आज इस देश के नौजवानों को, जिनको देश से प्यार है, जो देश बचाना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में आए, और जो देश बेचना चाहते हैं वो भाजपा में जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। और मैं पिछले कई सालों से मैं अलग अलग मंच पे जाकर के भाषण दिया हूं। यहां दो गणमान्य बैठे हुए हैं, मोहन दादा कार्यक्रम में बुला रहे थे, आ नहीं पाए। लेकिन मैं पहले भी लातूर में देशमुख साहब के साथ, सांगानेर में थोराट साहब के साथ मंच साझा कर चुका हूं, क्योंकि मेरी यह समझदारी हमेशा से रही है कि यह देश बचाने का कार्य, लोकशाही बचाने का कार्य दल की भावना से ऊपर उठ करके करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व वही पार्टी कर सकती है जो पार्टी इस देश को समझती हो। नया नया घर बनवाइएगा, प्लम्बर का काम करवाइएगा, जब घर पुराना होने लगेगा ना, उसी प्लम्बर को ढूंढ करके लाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि कौन से कोना पे पाइप कहां पे घुमा हुआ है, ये उसी प्लम्बर को पता है। जो इस देश को बनाया है, जिसने इस देश को आजादी दिलाई है, वही इस देश का महत्व समझता है, वही इस देश की आजादी को समझता है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई,
वो का जाने पीर पड़ाई। जिन्होंने बीएसएनएल नहीं बनाया, जिन्होंने रेलवे नहीं बनाया, जिन्होंने एयर इंडिया नहीं बनाया, जिन्होंने एलआईसी नहीं बनाया, उनको 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको बेच देने में। लेकिन जो बनाते हैं वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए कि जब मैं ये दावा कर रहा हूं कि एक तरफ बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ बचाने वाले लोग हैं, आंख खोल करके देखिए, टीवी बंद करके देखिए, मोबाइल को ऑफ करके देखिए, अपने निजी जिंदगी में झांक करके देखिए कि आज हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। टीवी आपको कुछ और दिखाएगा। तो बस मैं एक बात कह देना चाहता हूं, टीवी पर दिखने वाला हर बात सच नहीं होता है। रात को 12 बजे के बाद ताकत बढ़ाने वाली गोली का जो विज्ञापन आता है, बताइए वो गोली खा करके कितने लोगों का ताकत बढ़ा है। टीवी पे दिखने वाला हर चीज सच नहीं होता है। हेमा मालिनी आकर के कह देंगी केंट देता है शुद्ध पानी, तो उससे पानी शुद्ध हो जाएगा। और तेंदुलकर साहब आकर के कह देंगे ठंडा मतलब कोका कोला, तो कोका कोला ठंडा हो जाएगा। अब फेयर एंड लवली 75 बार मुंह में लगा लेने से भी मुंह गोरा नहीं हो जाएगा। अगर टीवी पे दिखाने वाली ये सारी बातें सच नहीं हैं, तो जब इस देश का एक बड़बोला व्यक्ति आधी रात को खड़ा होकर के कुछ भी बकवास करे, तो आप ये मत सोचिए कि आपका भला हो रहा है। देश के नाम पर दोस्तों का भला किया जा रहा है, यह बात आपको समझना पड़ेगा। और दोस्त कौन है, मैं उदाहरण देकर के बताता हूं कि दोस्त कौन है। जियो जब आया था तो प्रधानमंत्री जी अखबार में विज्ञापन देकर के धन धनाधन करवा रहे थे, याद है कि नहीं है। और बीएसएनएल के बारे में कहा जाता था भाई साहब नहीं लगेगा। बीएसएनएल क्रिकेट का जब मैच होता था, चौका मारा जाता था, तो विज्ञापन आता था कनेक्टिंग इंडिया। कनेक्टिंग इंडिया को ये लोग सेलिंग इंडिया कर दिए हैं, लूटिंग इंडिया कर दिए हैं। और जब जियो आया तो फ्री में बांटा, ले लिए सब लोग। आज जियो कितने में भरवा रहे हैं। बीएसएनएल की याद आती है कि नहीं आती है? आएगी। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर सरकारी अस्पताल पूरी तरह से बेच दिए जाएंगे, अगर सरकारी सड़कें पूरी तरह से बेच दी जाएगी, सरकारी रेलवे पूरी तरह से बेच दिया जाएगा, तमाम सरकारी संस्थान यदि समाप्त कर दिए जाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा। मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी आदमी नहीं हूं, मैं बस सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि एम्स अगर होता है ना, तभी फोर्टिस उससे कंपटीशन करता है। अगर पुणे यूनिवर्सिटी है, तभी प्राइवेट कॉलेज और इंजीनियरिंग के कॉलेज उससे कंपटीशन कर रहे हैं, सिम्बायोसिस उससे कंपटीशन करेगा। यह हकीकत है। इस हकीकत को हमको टीवी में नहीं, अपने जीवन में देखने की जरूरत है। क्या कहते हैं, ऐसा प्रचार कि 7 साल में पता नहीं देश क्या हो गया है ना, एकदम ऐतिहासिक हुआ है। आज से पहले 100 रुपए लीटर कभी भी डीजल नहीं बिका है। बोलिए देश ऐतिहासिक हुआ है कि नहीं हुआ है? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, अपने मन से अगर बोलूंगा, एक झूठ अगर हमरा पकड़ा जाएगा तो अगली बार मैं आपको जेल में मिलूंगा। सत्ता में बैठ करके आप कितना भी झूठ बोलिए, विपक्ष में रह करके तो सच का भी ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन सच की ताकत पे हमको भरोसा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गांधी को मानने वाले इधर आ जाइए, और गांधी की हत्या करने वाले जो लोग हैं वो देश को आज बेच रहे हैं। जिनको देश में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, वो उस तरफ चले जाइए। यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है, और इस लड़ाई में अंततः सत्य जीतेगा, ये हमारा भरोसा है। और उसी भरोसे के साथ हम आज इस झंडे को थाम करके खड़ा हुए हैं। निजी जीवन को झांक करके देखिए, महंगाई आसमान छू रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इनके कंपटीशन में सरसों तेल भी आ गया है। जब पेट्रोल बोला कि मैं 100 पर खड़ा हूं, चलो दिलदार चलो 100 के पार चलो, तो डीजल कहा कि हम भी 100 के पार हो जाएंगे। तो सरसों का तेल बोला कि क्यों,
तुम दोनों मिल करके 100 हो, हम अकेले 200 के पार चले जाएंगे। सरसों तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है। टमाटर, आहा, बाजार में टमाटर देख करके हमको प्रधानमंत्री का लाल लाल गाल याद आ जाता है। खुद मशरूम खा करके मस्त हैं, जनता के बारे में पूछ ही नहीं रहे हैं कि भाई टमाटर 100 रुपए किलो क्यों बिक रहा है। यह आपके जीवन में रोज हो रहा है। मैं अपने मन से डेटा नहीं दे रहा हूं। आपके घर में लड़के लड़कियों ने इंजीनियरिंग किया होगा ना। पहले तो बीएससी करके नौकरी मिल जाता था, अभी तो इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। मैं जबरदस्ती गलत बोल रहा हूं क्या? पहले वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो नौकरी मिलनी शुरू हुई। अब इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए भी कर लीजिएगा तब भी नौकरी की गारंटी नहीं है। आपकी गाढ़ी कमाई आप अपने बच्चों के शिक्षा पे खर्च करते हैं। एलकेजी में बच्चा का एडमिशन कराने जाइएगा, अभी तो हमको हुआ नहीं है। ये सब परिस्थिति देख करके मैं बार बार सोचने लगता हूं। एलकेजी में बच्चा का एडमिशन कराने जाइएगा तो माता पिताजी का इंटरव्यू लेता है। अरे भाई, बच्चा पढ़ाना है, माँ बाप को थोड़ी पढ़ना है। और एलकेजी में इतना डोनेशन ले रहा है जैसे एमबीबीएस का एडमिशन दे रहा हो। 5 लाख 4 लाख, ये आपके रोज का जीवन है। और इस रोज के जीवन को छोड़ करके व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है ना, फटाफट 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। कितना बार फॉरवर्ड किए हैं, कितनी बार मनोकामना पूरी हुई है? विचार करके देखिए। मैं जितनी बातें कह रहा हूं, क्या ये सिर्फ कांग्रेस की बात है? क्या ये सिर्फ एक पार्टी की बात है? आप मुझे सोच करके बताइए। कोरोना आया तो खाली कांग्रेसी लोगों को परेशानी हुआ कि भाजपा के लोगों को भी परेशानी हुई होगी? डेंगू का मच्छर जात पूछ करके काटता है कि नहीं भैया, बिहारी है तो काट लेंगे, मराठी है तो नहीं काटेंगे। ऐसा है क्या? देश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करना यह सरकार की जिम्मेवारी है। जो सरकार इन समस्याओं का निराकरण ठीक से नहीं करेगी, उस सरकार का हम लोग 5 साल में हिसाब ले लेंगे। इसीलिए हर 5 साल में चुनाव होता है। पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया को, पूरी की पूरी राजनीति को एक फालतू के बहस में उलझा दिया गया है। फालतू बहस क्या है कि आप सरकार का किसी भी रूप में यदि विरोध कीजिएगा तो आपको विकास विरोधी, हिंदू विरोधी, आर्मी विरोधी और देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। काहे भाई? प्रधानमंत्री कब से देश हो गए? जब आप मनमोहन सिंह का विरोध कर रहे थे तो आप देश विरोधी नहीं थे, लेकिन हम सचमुच में, अरे तो पढ़े लिखे एक अर्थशास्त्री व्यक्ति थे, प्रयास कर रहे थे देश को आगे ले जाने का। ये तो पूरी तरह से एक्टर है, इसको ऑस्कर मिलना चाहिए। उसका विरोध कर रहे हैं तो वो देश कैसे हो गए हैं? और हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले हैं, हम आपके नीति और आपकी नीयत को देख करके बोल रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि लोकशाही आज खतरे में है? आप सोच करके बताइए। पहले केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उससे पहले एनडीए की सरकार थी, आजकल किसकी सरकार है? नहीं घबराइए मत, डर जोर से बोलिए, किसकी सरकार है? तो ये जो है, ये एनडीए यूपीए से एक व्यक्ति के नाम से सरकार कैसे हो गया? इसका अगर आप असली हाल जानना चाहते हैं तो प्राइवेट में कभी गडकरी साहब से मिल लीजिएगा, पक्का पता चल जाएगा, पक्का पता चल जाएगा। मैं बता देता हूं आपको। क्या आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हो गया है और इससे इस देश के पॉलिटिकल कल्चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। ज्यों ही केंद्र में मोदी सरकार हुआ है, हर राज्य में अब उस राज्य के मुख्यमंत्री के नाम से सरकार चल रहा है। आप सोच करके बताइए कि आपके राज्य में सिर्फ मुख्यमंत्री हैं तो ये जो 2 लोग यहां मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं क्या करते हैं? इनका कोई काम होगा ना? ये भी कुछ करते होंगे ना? इनका भी कोई मंत्रालय होगा ना? तो आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर गढ़ने की कोशिश की जा रही है, आप इसको समझिए। और वो जो पिक्चर है, वो पिक्चर लोकतंत्र विरोधी मानसिकता है।
घर ऐसे ही चलता है। घर में सिर्फ पति होता है, पत्नी नहीं होती है, बच्चा नहीं होता है, माँ बाप नहीं होते हैं। फिर वही बात है, जो घर छोड़ करके भाग जाए उसको क्या पता कि परिवार क्या होता है। वो तो हर चीज में यही बोलेगा ना, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही समय हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही ईश्वर हूं, यही बोलेगा ना। भाई साहब, इस देश की करोड़ों जनता ने उम्मीद से आपको वोट दिया। आपने जो वादा किया था वो वादा हमने एज इट इज खरीद लिया। अब सेल्समैन आएगा और कहेगा कि ये जो अगरबत्ती बनाने वाला मशीन है आप ले लीजिए, और उसका इतना प्रशंसा करेगा कि आपको भी लगेगा कि रोज पूजा करना है, रोज अगरबत्ती जलानी है, तो रोज मार्केट में जाकर के क्यों खरीदना है, ये मशीन खरीद लेते हैं। लेकिन जब सेल्समैन बेच करके चला जाए तो पता चले उसे अगरबत्ती बन ही नहीं रहा है, और तब दोबारा वो सेल्समैन आए और आपको अगरबत्ती का नहीं मोमबत्ती का फायदा गिनाना शुरू कर दे। तो आप सोचेंगे ना एक बार, आपने टेलर को फुल पेंट सीने के लिए दिया, टेलर को गलती हो गई, टेलर ने गलती से उसको काट करके जो है हाफ पेंट बना दिया। जब आप फुल पेंट लेने के लिए गए तो टेलर जो है अपनी गलती नहीं मान रहा है कि साहब हमारा काम पे ध्यान नहीं था, काम करने के वक्त तो हम नेहरू नेहरू कर रहे थे। प्रधानमंत्री आप हैं, अब बार बार याद नेहरू जी को करते रहते हैं। अरे आपको लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, नेहरू जी को जब प्रधानमंत्री बनाया था, नेहरू जी इस देश को क्या दे करके गए हैं। अगर वो दे करके नहीं जाते, अगर आप कहते हैं, आपकी बातों में सच्चाई है, हालांकि हमको भरोसा नहीं है कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता था तो आप चाय नहीं भी बेच रहे होते, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते कि उस प्लेटफॉर्म को बेचने का आपको अधिकार मिल गया होता। यह नेहरू की काबिलियत है, ये लोकतंत्र की ताकत है ना, कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति खड़ा होकर के देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल सकता है। ये लोकतंत्र की ताकत है ना, ये लोकतंत्र की ताकत है ना, कि एक गरीब का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र की ताकत है ना। और उस लोकतंत्र को बनाने वाला जो इंसान है नेहरू, उस इंसान के बारे में दिन रात आप व्हाट्सएप पे गलत मैसेज फैलाते रहते हैं। अभी मैं जब आ रहा था यहां तो हमारे एक दोस्त ने हमको कहा कि तुम बिना मतलब ही जो है गांधी जी की हत्या का विरोध करते हो, तुमको पता है गांधी जी की हत्या क्यों कर दी गई? तो क्यों कर दी गई भाई? तो गांधी जी की हत्या इसलिए कर दी गई उनके हिसाब से कि गांधी जी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में गलियारा देने को तैयार हो गए थे। हम माथा पकड़ लिए, बोले हे प्रभु कौन सा इतिहास पढ़े हो, ये सारा ज्ञान व्हाट्सएप पे फैला मिलेगा आपको। कुछ भी बोला जा रहा है देश के बारे में, कुछ भी बोला जा रहा है। देश देश के लोगों से बनता है, और आपसे पूर्व के जो नेता थे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी, उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा था। और उस लोकतंत्र को जिंदा रखने का ही नतीजा है कि आज हम खड़ा होकर के सवाल कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि कुछ लोगों को पकड़ करके जेल में डाल देंगे, यूएपीए लगा देंगे तो लोग बोलना बंद कर देंगे। तो ऐ साहब, हम भारत के लोग हैं, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़े थे, तो आपके खिलाफ भी डट करके लड़ सकते हैं। यह हमारा चैलेंज है, यह हमारी चुनौती है, इसको याद रखिएगा। देश के अंदर जो माहौल है, जो परिस्थिति है, उसकी हकीकत हमको समझना पड़ेगा। टेलर को फुल पेंट सिलने के लिए दिए, अपनी गलती मानने के बजाय कह रहा है कि हाफ पेंट का जो है फायदा हमको गिनवा रहा है। 2014 में जो वादे किए गए थे, नेहरू जी उनका घोषणा पत्र नहीं तैयार किए थे ना, भाजपा वालों का, भाजपा के लोग ही तैयार किए थे ना। कौन बोला था? हम बोले थे कि भाजपा के लोग बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, बेरोजगारी समाप्त होगी, गरीबी कम होगा, देश में खुशहाली आएगी। यही वादा किया गया था ना। और आज जब वादा पूरा नहीं कर पाए हैं तो उन सवालों का जवाब देने के बजाय कहते क्या है? अच्छा तो ये बताओ, मोदी नहीं तो कौन? तुम्हारे फुफ्फा मोदी नहीं तो कौन? ये बात पहले पूछे थे, मोदी नहीं तो कौन? लोकतंत्र में कभी भी विकल्पहीनता की स्थिति नहीं होती है, लोकतंत्र में विकल्प होता है। लोकतंत्र अगर बचेगा
तो अपना विकल्प भी ढूंढ करके निकाल लेगा। इनकी साजिश ये है कि ये अभी केंद्र सरकार को मोदी सरकार बोलना शुरू किए हैं, एक एक करके इस देश के इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और मैं आपको गिनती के साथ बता सकता हूं, पार्लियामेंट की एक भी कमेटी काम नहीं करती है। किसान बिल जब आया तो क्या किसान बिल को किसी भी पार्लियामेंट की कमेटी में भेजा गया था? पार्लियामेंट में कोई बहस हुआ था? और किसान बिल जब वापस लिया गया तब भी पार्लियामेंट में कोई बहस हुआ क्या? और क्या कहते हैं टीवी पे आकर के कि विपक्ष बहस नहीं करने देता है। उस पत्रकार को पूछना चाहिए, देवी जी एक बार में कितना बार चापलूसी कीजिएगा? 5 मिनट पहले कहते हैं आप उसी शो में, ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट पहले उसी शो में आप कह रही हैं कि विपक्ष कमजोर है, और उसी शो में 5 मिनट बाद बोलते हैं कि विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। बताइए दोनों बात एक साथ हो सकता है कि एक तरफ विपक्ष कमजोर भी है और दूसरी तरफ विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है? एक तरफ विपक्ष के पास 60 सांसद हैं, हमारे पास 300 से ज्यादा सांसद हैं। कई बार जब मैं भाजपा के नारे को देखता हूं ना, लिखा रहता है बड़े से बैनर पर अब की बार 300 पार, तो मुझे लगता है ये नारा नहीं है, धमकी है कि अगली बार बीजेपी जीत के आएगी तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर मिलने वाला है। आप कहते हैं कि आपके पास ज्यादा सांसद है, हमारे पास कम सांसद है, आप पार्लियामेंट चलाना चाहेंगे और हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब हम 50 लोग इतने ताकतवर हैं कि हम 300 लोगों को पार्लियामेंट में काम नहीं करने देते हैं? और अगर हम ऐसा हैं तो फिर यह बोलना बंद कीजिए कि विपक्ष कमजोर नहीं है, बोलिए कि विपक्ष ताकतवर है। साजिश क्या है? साजिश यह है कि इस देश में संवाद को शोर में तब्दील कर दिया जाए, और एक बार कोई चीज शोर में तब्दील हो जाएगी तो अपने आप इस देश का मुद्दा उस शोर में दब जाएगा। और जब आप टीवी खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उस शोर में, उस चिल्लाहट में इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं वो कहीं ना कहीं दबते जा रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है। 3 साल से ज्यादा हो गया है, रेलवे में भर्तियां नहीं आ रही हैं, एनटीपीसी में भर्ती नहीं आ रहा है, रोज कोई ना कोई सरकारी संस्थान बेचा जा रहा है। इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी क्या परिस्थिति आई कि जब लॉकडाउन हुआ तो हजारों लाखों मजदूरों को पैदल जाना पड़ा 1000 किलोमीटर की यात्रा करके, और उस दौरान हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि हमारे टैक्स के पैसे से हमारा विकास करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और लेकिन माननीय के उड़ने के लिए 8000 करोड़ का एरोप्लेन खरीदने के लिए आपके पास पैसा है। कोई ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछना चाहिए कि भाई साहब आप कहते हैं कि पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रहा है, तो नया पार्लियामेंट आप 20,000 करोड़ रुपए में क्यों बनवा रहे हैं? उस 20,000 करोड़ रुपए को अगर इस देश में जो इंजीनियर एमबी किए हुए लड़के हैं उनको अगर आप दे दीजिएगा लोन, तो यहां पे इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और हम अर्थव्यवस्था की दम पे, तकनीक के दम पे चाइना को मुकाबला कर सकते हैं। गाल बजाने से काम नहीं चलने वाला है। यह देश के सामने चुनौती है। देश के सामने चुनौती है कि देश और दुनिया बदल रही है, तो राजनीति क्यों नहीं बदलनी चाहिए? बताइए। मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली की हालत यह है, गलती से भी मत जाइएगा आप लोग। ऐसी हालत है कि दिल्ली उतरते ही आपको खांसी होनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली की हवा इतनी पोल्यूशन वहां पे हो गया है, इतना ज्यादा गंदा हो चुका है। आप किसी भी शहर जाकर के देखिए, जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, जो हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उसको राजनीति से गायब कर दिया गया है। और इसकी साजिश क्या है? इसकी साजिश यह है कि लोगों के पास जो उनके डेमोक्रेटिक राइट हैं, एक एक करके उसको छीन लिया जाए। तो मैं एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये जिस भवन में हम लोग खड़े हैं, जिस पार्टी का खेस मैंने ओढ़ा है, उस पार्टी का दामन मैंने इसलिए थामा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की ऐसी पार्टी है जो समानता में भरोसा रखती है। और वो समानता में भरोसा यदि नहीं रखती तो क्या गोरा क्या काला, क्या पतला क्या मोटा, सबका वोट बराबर नहीं किया जाता। और सबका वोट यदि बराबर नहीं किया जाता तो नेता कभी भी हेलीकॉप्टर से उतर करके आपकी गंदी बस्तियों में, आपकी झोपड़ियों में वोट मांगने के लिए नहीं आता।
संविधान के इस ताकत को समझा जाए, लोगों के इस ताकत को समझा जाए कि अगर संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। देश देश के लोगों से बनता है और लोगों का जो व्यवहार है, लोगों की जो एकता है, उसको अगर कोई बचा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। इस मौके पे आप तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और वो तमाम आम नागरिक जो इस सभा में आए, उपस्थित हुए, उनको मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और इस सभा के आयोजक मंडल को अपना धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।